Today we will see recombination of 7 colors. हमने लास्ट में देखा था कि अगर एक हम ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं तो ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स के अंदर डिवाइड कर सकता है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, क्यों वो डिवाइड हो रहे थे 7 कलर्स? डिफरेंस इन वेवलेंथ्स, वाइट लाइट क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और मैंने आपको एग्जांपल बताया था जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्ट कर सकता है, उसमें सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसमें काफी कम आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी। और उसी के कारण जो हमारे पास 7 अलग अलग कलर्स है जिनके कॉम्बिनेशन से एक व्हाइट कलर बनता है, उस 7 कलर्स में उस एक सिंगल व्हाइट कलर को आप डिवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म या फिर कोई भी ऐसा मीडियम जो डेंसर है, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग एक प्रिज्म का यूज करके, अगर मैं यहाँ पे एक प्रिज्म यूज करके एक सिंगल लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या दूसरा एक उससे उल्टा प्रिज्म रख के सेम लेंथ और सब कुछ सेम वाला, उसमें हम लोग इसको वापस रिकम्बाइन करके इससे हम लोग एक सिंगल लाइट नहीं पा सकते हैं क्या? पा सकते हैं सर। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि हमारे पास जो प्रिज्म है सेम उतने ही मेजरमेंट का आपको दूसरा प्रिज्म लेना पड़ेगा और उस प्रिज्म को एग्जैक्टली इसके अपोजिट वे में वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने सीधा रखा हुआ है बेस के ऊपर, तो उसको मैंने इससे उल्टा करके रख दिया, जिससे क्या होगा यहाँ से जो व्हाइट लाइट डिस्पर्ज हो गई, अलग अलग इसमें स्प्लिट अप हुई, यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब वापस से वो दूसरे प्रिज्म के से पास करेगी तो उस कंडीशन में हमें उसका वापस से रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और हमें जो व्हाइट लाइट हमने यहाँ पे गिवन उसको दी थी वही व्हाइट लाइट हमको वहाँ पे वापस मिल जाए। तो आप इस तरह से एक सिंगल व्हाइट लाइट को पहले डिस्पर्जन कर सकते हो बाय यूजिंग अ प्रिज्म, और उसके बाद उनके जो 7 अलग अलग कलर्स हमें मिल जाएंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलेगा, उसको वापस से रिकम्बाइन करके उससे एक सिंगल व्हाइट लाइट भी आप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया क्या आपको टॉपिक? यस सर। इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव अ व्हाइट लाइट। उसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है रेनबो। रेनबो के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। क्या होता है रेनबो? 7 कलर का बैंड। यस, बैंड ऑफ 7 कलर या फिर एक तरह का वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम आप उसको बोल सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर हम लोग स्पेक्ट्रम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिज्म, उसी तरह से नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में भी स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमारा रेनबो है। अभी एक्चुअल में होता क्या है उसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक हमें समझना है रेनबो वाला वो आप इजीली समझ जाओगे। थोड़ा ध्यान देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये पहले आपको समझना होगा। कंडीशन उसकी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है जब भी लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, उस कंडीशन में। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई चेंज इन सरफेस है, मतलब नीचे जो है वो मेरे पास वाटर है और ऊपर मेरे पास में एयर है। तो वाटर जो है एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है एक रेयरर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप दूसरा डेंसर मीडियम भी ले सकते हो और यहाँ पे उसके कंपैरिजन में रेयरर मीडियम को आप कंसिडर कर सकते हो। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि उसका यूज हमें यहाँ पे होगा रेनबो के अंदर। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। यहाँ से कोई लाइट रे अगर ट्रैवल करते हुए आ रही है, मैं इसको कहाँ से लेके जा रहा हूँ? डेंसर मीडियम से रेयरर में लेके जा रहा हूँ। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। एक लाइट रे है जो डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हुए आ रही है और यहाँ पे चेंज इन सरफेस हो रहा है, उसके उस पार जो है वो एयर है।
तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ तो लाइट का क्या होगा बताओ जरा। अवे फ्रॉम नॉर्मल। यस, हमने देखा है कि अगर लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, बट जब भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो उस कंडीशन में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। याद है सभी को? यस सर। उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये डेंसर मीडियम है, रेयरर में जा रहा है, तो ये इस तरह से उसका एक्चुअल पाथ था, इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर नॉर्मल है तो उससे दूर जाएगा, तो इस तरह से वो बेंड होके सामने निकल जाएगा। समझ में आया सभी को? यस सर। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से लाइट आ रही है उसी जगह से फिर से दूसरा लाइट रे निकला इस तरह से। यहाँ पे फिर से मैंने एक नॉर्मल लिया, ये उसका एक्चुअल पाथ था, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर से एक बार वहां से मैंने उसी लाइट सोर्स से लाइट को लिया इस तरह से, इस जगह पे वो सरफेस पे टच कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल निकाल लिया, ये उसका एक्चुअल पाथ है, नॉर्मल से और ज्यादा दूर जाएगा तो हो सकता है कि ये इसी सरफेस से ऐसे ही वापस चला जाए। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और अगर ये एंगल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर लाइट रे यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका बेंडिंग इतना ज्यादा हो जाए कि लाइट रिफ्रैक्शन ना दिखाते हुए रिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे। समझ में आया क्या आपको कंसेप्ट? यस यस, मतलब अगर लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो उस कंडीशन में उसमें रिफ्रैक्शन होगा, बट एक क्रिटिकल एंगल तक होगा, मतलब एक एंगल तक ही रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। उस एंगल के बाद लाइट में रिफ्रैक्शन टोटली बंद हो जाएगा, उसके बाद वहां पे आपको मिलेगा सिर्फ रिफ्लेक्शन, और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस, तो यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट समझा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि लाइट जो फॉल हो रहा है आपके किसी भी मीडियम के अंदर में, वो एक क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज्यादा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो उस कंडीशन में ही हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। अभी इसका हमारे रेनबो के साथ में क्या कॉन्टैक्ट है, क्या कनेक्शन है, इसको हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास सन है, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप लोग रेनबो देखते हो तो उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है कि एट द सेम टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में सन भी है और एट द सेम टाइम कुछ रेन ड्रॉप्स भी अवेलेबल है, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और साथ में सूरज भी निकला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये रेनबो देखने को मिलता है। अभी कैसे देखने को मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास सन है जो यहाँ से लाइट रेज हमारे अर्थ के ऊपर भेज रहे हैं, और सन से जो लाइट आती है उसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। हमने प्रिज्म में अभी भी उसको पढ़ा है। तो होगा क्या एक्चुअल में वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में काफी सारे वाटर ड्रॉप्स जो होंगे वो एयर में अवेलेबल रहेंगे, बराबर है? यस। यहाँ पे मैंने उसमें से ही एक वाटर ड्रॉप दिखाया तो मैंने काफी बड़ा है, बट एक्चुअल में उतना बड़ा नहीं रहेगा। काफी छोटे छोटे साइज के वाटर ड्रॉप्स हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, एनवायरमेंट में अवेलेबल रहेंगे, और एट द सेम टाइम सन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो होगा क्या वो थोड़ा सा समझो। लाइट जो है सन से आ रही है हमारे इस तरह के रेन ड्रॉप के ऊपर, तो ये उसका एक्चुअल पाथ था। लाइट फॉल कर गई हमारे रेन ड्रॉप पे। रेन ड्रॉप मतलब एक वाटर से बना हुआ है, वाटर जो कि कंपैरेटिवली डेंसर होता है एयर से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा लाइट में, बताओ? रिफ्रैक्शन। यस, इजी है। जब भी लाइट अपनी पाथ को चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन करेगा, मतलब लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। जो भी उसके एक्चुअल पाथ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा, मतलब कुछ इस तरह से इसमें रिफ्रैक्शन होगा। बट मैंने आपको पहले बताया ये एक व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर हमें जो रिफ्रैक्शन मिलेगा उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बराबर है क्या? यस। यस।
तो यहाँ पे मेरे पास आते समय रेनड्रॉप के अंदर सिंगल लाइट थी, व्हाइट लाइट, बट रेनड्रॉप के अंदर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझो। मैंने अभी भी आपको बताया कि जब भी लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और एक क्रिटिकल एंगल को पार कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, उसमें होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह की कंडीशन में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनाने वाले कोई रेनड्रॉप्स मिल गए, तो उस कंडीशन में लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके सामने ना जाते हुए वापस रिफ्लेक्ट होके आना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस। हाँ, समझा नहीं? समझा सर। समझ, ठीक। तो जब भी लाइट रे इस तरह से हमारे रेनड्रॉप के अंदर आ चुकी है, और जो मैंने आपको अभी कंडीशन समझाई थी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल किसी कंडीशन में हो जाता है, तो उस कंडीशन में लाइट में रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, उसमें रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह की कंडीशन में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। सभी वाटर ड्रॉपलेट्स में हमें उस तरह की कंडीशन नहीं मिलेगी, बट कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स में उस तरह की कंडीशन मिलेगी, और उस कंडीशन में वहां पे लाइट का टोटल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे आने के बाद लाइट जो है वापस रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, बराबर है ना? वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट बाहर आएगी एयर में, तो वापस से रिफ्रैक्शन होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, तो उस पर्सन को यहाँ से वो लाइट रे दिखेगी। तो जहां से आपकी तरफ लाइट आती है, उसी जगह पे हमें ये रेनबो देखने को मिलता है। समझ में आ गया क्या? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सन मेरा इस डायरेक्शन में है, तो रेनबो मुझे एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलना चाहिए, बराबर है ना? यस सर। यस। देखो शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। सन से जो भी लाइट रे हमारे अर्थ की तरफ आती है, वो होती है व्हाइट लाइट। अगर आपको कभी भी रेनबो को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, तो इस तरह से आपको उसमें लिखना है। वहां से जो लाइट आ रही है वो एक व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट एयर से जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना है, और उसके कारण उसमें रिफ्रैक्शन होगा। बट क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, उसके कारण उसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलेगा। बट अगर वहां पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मिलेगा हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसी रिफ्लेक्शन के बाद में हमें मिलेगा रिफ्रैक्शन, जिसको आप अगर अपनी आईज से देखोगे, तो जिस डायरेक्शन से लाइट रेज हमारी तरफ आ रही है, उसी डायरेक्शन में हमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर्म होते हुए दिखेगा आकाश के अंदर, स्काई के अंदर, और उसी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को हम लोग रेनबो बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? यस सर। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई डायग्राम आपको वहां पे उसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, किस तरह से डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के कारण हमें रेनबो मिलता है, ये हमने यहाँ पे समझा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यस सर। क्या है एटमॉस्फेयर? यस, एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? देखो, हमारे पास हम जहां पे रहते हैं वो है हमारी अर्थ, बराबर? हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर काफी सारे अलग अलग हमारे पास में गैसेस है, या फिर आप बोल सकते हो एयर है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है। कॉम्बिनेशन हमारे पास अलग अलग गैस है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन है ना? इस तरह से काफी अलग अलग गैसेस हमारे पास में है। उन सबका कॉम्बिनेशन मतलब एयर, बराबर है? यस सर। अभी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एयर है, ये हमारे अर्थ के ऊपर है, और इसी को हमने एटमॉस्फेयर बोला। बट ये हर जगह पे सेम नहीं है। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल, इसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो थोड़ा सा समझो। ये मेरे पास कोई टंकी है बड़ी सी, जिसके अंदर वाटर है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे देना। अगर इस टंकी को मैंने 3 जगह से इस तरह से होल कर दिया, तो तीनों जगह से वाटर बाहर निकलेगा, बराबर?
Yes. कौन सी जगह से निकलने वाला वाटर ज्यादा दूर तक जाके गिरेगा? जो सबसे नीचे वाला वाटर है वो सबसे लंबा जाएगा दूर, जो यहाँ पर है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा और नजदीक गिरेगा, और यहाँ से निकलने वाला वाटर और भी थोड़ा नजदीक गिरेगा। ऐसा होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। देखो ये जो कंडीशन है ये है प्रेशर वाली कंडीशन। हमने 8th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर, एक लेसन था। उस लेसन में मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर जो होता है, किसी भी चीज के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा है तो वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश ज्यादा करेगा। जिसके ऊपर प्रेशर कम है वो उतनी कोशिश नहीं करेगा, वो भी निकलना चाहता है क्योंकि कोई भी प्रेशर में रहना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में वो कह रहा है जो वाटर सबसे नीचे है उसके ऊपर इतने सारे वाटर का प्रेशर है। समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. जो वाटर सबसे नीचे वाली लेयर में है उसके ऊपर ये पूरे वाटर का प्रेशर है। जो यहाँ की लेयर पे है उसके ऊपर इतने वाटर का प्रेशर है, और जो यहाँ पे है उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो जिसके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा कोशिश करेगा बाहर निकलने की। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको एक काफी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए दिखेगी, और इस कंडीशन में कंपैरेटिवली थोड़ा कम डिस्टेंस, और इस कंडीशन में उससे भी कम डिस्टेंस आपको वो कवर करते हुए देखने को मिलेगी। आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख भी सकते हो। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जितना आप नीचे आओगे उतना वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आएगा टॉपिक आपको? Yes, sir. Yes, sir. सेम कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर की भी है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे लेयर्स ऑफ एयर है, मतलब लेयर्स ऑफ गैसेस आप बोल सकते हो या एयर आप बोल सकते हो। तो सबसे पहली वाली जो ये लेयर होगी यहाँ पे काफी डेंस एयर रहेगी, बराबर है क्या? Yes, इस sir. कंडीशन में एयर काफी Yes, sir. प्रेशर से भरी होगी, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस के जितना नजदीक आप देखोगे यहाँ पे एयर काफी ज्यादा है, डेंस है। जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर ऊपर जाओगे ये डेंसिटी कम कम होती जाएगी, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर रहेगी वहां पे काफी कम एयर आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही रेयर एयर रहेगी हमारे अर्थ से दूर, है ना? मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर गेट रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होते जाएगी एक लिमिट तक, और उसके बाद में तो टोटली एयर खत्म ही हो जाएगी। समझ में आएगा कंसेप्ट आपको? Yes, sir. यस। इसी चीज का हमें यूज करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। अभी ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और इसके क्या क्या हमारे रियल लाइफ के अंदर हम लोग एग्जांपल देख सकते हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हो, अगर आप स्काई में देखोगे तो आपको तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो थोड़े चमकते हुए दिखते हैं, बराबर है? Yes, अभी sir. ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। स्टार्स आपको मालूम है कि हमारे अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है ना? Yes, sir. स्टार्स और हमारे अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम लोग कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, पता है किसी को? Light year. लाइट ईयर्स, है ना? लाइट ईयर्स का मतलब क्या हुआ, एक ईयर के अंदर लाइट कितना ट्रैवल करेगी, दैट इज 1 लाइट ईयर, बराबर है? Yes, sir. हाँ। और 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना ट्रैवल करती है, पता है? पता करना। तो 1 सेकंड में लाइट काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो 1 ईयर में सोचो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी, है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes, हाँ। तो उतने ज्यादा डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, मतलब हजारों लाखों लाइट ईयर्स में इसका डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस आप किसी भी कैलकुलेटर में या किसी बुक पे भी लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतने बड़े साइज की वो डिस्टेंस है। अभी उतने डिस्टेंस से जब कोई लाइट हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, समझ लो, ठीक है? तो ये स्टार से लाइट जो है हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, तो उसको अर्थ की तरफ आते समय उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हमारे अर्थ की तरफ आना है, ठीक है? वे देखो यहाँ से लाइट हमारे अर्थ की तरफ आई, फॉर एग्जांपल
इधर तो मीडियम बिल्कुल सेम है, बराबर है ना? Yes, sir. और जहाँ पे मीडियम सेम है वहां पे लाइट बिल्कुल भी अपने पाथ को चेंज नहीं करती, हमें मालूम है, बराबर है? Yes, sir. बट जैसे ही हमारा मीडियम थोड़ा सा अपना चेंज हो जाएगा, अगर मीडियम थोड़ा सा कंपैरेटिवली डेंस हो जाए या फिर कंपैरेटिवली रेयरर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। और मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं डेंसिटी घटते जाती है एयर की। तो सबसे ऊपर काफी बहुत ही रेयर वाली एयर रहेगी, बट इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा डेंस ही है, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, क्योंकि यहाँ पे तो एयर है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी रेयर है। यहाँ पे हल्की सी एयर है, मतलब थोड़ी बहुत वहाँ पे डेंसिटी बढ़ चुकी है लाइट एयर, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो लाइट बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना? Yes, sir. थोड़ा सा बेंड हो गया, उसके बाद फिर से डेंसिटी बढ़ते गई और थोड़ा बेंड हुआ और थोड़ा बेंड हुआ, और इस तरह से बेंड होते होते वो लाइट जो है हमारे अर्थ तक आके रीच करेगी। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. और जिस जगह से वो हमारे अर्थ की तरफ आते हुए हमें नजर आएगी, उसी जगह पे अगर आप उसको एक्सटेंड करके देखो तो वहीं पे आपको कहीं ना कहीं स्टार दिखेगा, ठीक है? Yes, जबकि उसकी एक्चुअल लोकेशन जो है वो अलग होगी और आपको थोड़ी लोकेशन अलग मिलेगी। बट यहाँ पे एक और चीज समझने वाली ये है कि ये जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट? No, sir. एयर कभी भी एक जगह पे स्टॉप नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट उसका शुरू रहता है ना? कम ज्यादा होती रहेगी, मतलब डेंसिटी भी वैरी करते रहेगी। और उसी का इफेक्ट ये आएगा कि हमें ये जो लोकेशन है वो भी हमें सेम नहीं दिखेगी, वो भी हल्के से आपको चेंज होते हुए दिखेगी। और ये काफी डिस्टेंस पे हो रहा है, उसके कारण आप उसको देख नहीं पाओगे कि एक्चुअल में हो क्या है, बट आपको वो एज एक ट्विंकल होते हुए दिखेगा, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऐसे चमक रहा है, इस तरह से आप उसको नोटिस कर पाओगे। उसके एक्चुअल उसकी क्या कंडीशन है उसको समझना आपके लिए थोड़ा सा वहां पे दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया क्या आपको? हाँ, तो यही हमारा कंसेप्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेयर में जो हमें अलग अलग लेयर्स ऑफ गैसेस मिल रही है, उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस रिफ्रैक्शन के कारण हमें ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है। तो कंसेप्ट समझ गया? Yes, sir. उसके बाद जो सेकंड उसमें कंसेप्ट है, द स्टार्स सीन हायर देन दे एक्चुअल आर। जहां पे स्टार होते हैं उससे हमें और ऊपर वो नजर आते हैं। तो उसके पीछे का रीजन भी आपको समझ में आ चुका है। जो लाइट है वो एक्चुअल स्टार से ट्रैवल करते हुए हमारे पास आते समय उसको काफी लाइट ईयर्स का डिस्टेंस कवर करना है, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर को भी पार करना है। और इस कंडीशन में लाइट में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाता है, और जहां से रिफ्रैक्ट होकर लाइट आपके तरफ आ रही है, आपको उसी जगह पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखता है, बट वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, वो एक एपरेंट लोकेशन है जो फॉर्म हो गया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और जो कि कंपैरेटिवली एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अपर लेयर पे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। और इसीलिए उसने बोला है कि स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए। इसके बाद एक और कंसेप्ट है सनराइज एंड सनसेट वाला। आपको अगर पता होगा कि जो हमारा सन है वो एक्चुअल हॉरिजॉन के ऊपर आने के पहले ही आपको दिख जाए, मालूम है आपको? यस? Yes, sir. देखो ये हमारी अर्थ है और ये हमारे अर्थ का हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब यही आप उसकी सरफेस बोल सकते हो, लेयर। तो उसके नीचे अगर सन है तो हमें दिखना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अर्थ के हॉरिजॉन के ऊपर जब आएगा तभी तो आप उसको देख पाओगे ना। अगर ये सन अर्थ के नीचे है, मतलब अर्थ के हॉरिजॉन के अभी भी नीचे है, तब भी आपको दिख जाए। कैसे क्या, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी लेयर्स में छोटी बनाता हूँ जिससे समझने में इजी हो जाएगा। ये हमारे पास अर्थ है और ये मेरे पास कुछ लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इस तरह से काफी लेयर्स। यहाँ से लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। सन से तो लाइट रे हर डायरेक्शन में जाएंगी, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ऐसी कोई लाइट रे जो है वो इस तरह से ट्रैवल करते हुए चलेगी
और कोई लाइट रे जो है वो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो जब भी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, बराबर है? Yes, sir. इस तरह से वो रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। वापस से वो डेंसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी और उसके कारण हमें और भी ज़्यादा वो बेंड होते हुए नजर आएगा। और उस कंडीशन में आपको कहीं और लोकेशन दिखेगी सन की, जो कि उसकी एपरेंट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। अभी भी सन हमारे हॉरिजॉन के नीचे ही है, बट क्योंकि लाइट जो ट्रैवल हो रही थी एटमॉस्फेयर में, कहीं ऊपर जा रही थी, वैक्यूम के अंदर स्पेस में जा रही थी, वो लाइट एटमॉस्फेयर में आने के बाद बेंड होके हमारे अर्थ तक रीच कर गई। और उसके कारण बिफोर सनसेट 2 मिनट एंड बिफोर सनराइज 2 मिनट एंड आफ्टर सनसेट 2 मिनट आप इस सन को अपने स्काई के अंदर देख पाओगे। सनराइज के पहले ही देख लोगे आप 2 मिनट पहले, और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको सन दिखता रहेगा, जस्ट बिकॉज कि वहां से जो लाइट निकल रही है वो रिफ्रैक्ट होके हमारे अर्थ तक अभी भी रीच कर रही है, जबकि सन हॉरिजॉन के नीचे जा चुका है, जबकि सन हॉरिजॉन के ऊपर आने का ही है। समझ में आया आपको कंसेप्ट? तो ये उसके पीछे का मेन रीजन है कि बिफोर सनराइज आप 2 मिनट पहले उसको देख लेते हो सन को, और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखते ही रहता है, क्योंकि जो अभी भी उससे पास से आने वाली लाइट रेज है वो अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हमारे अर्थ तक रीच कर पा रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसी के कारण आप सनराइज के पहले और सनसेट के बाद भी लाइट को कुछ समय के लिए देख सकते हो। एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए हम उसको देख पाते हैं, और वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, आप कहाँ पे वो खड़े हो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट तक हमें सनराइज से पहले और सनराइज के बाद भी हम लोग उसको देख पाते हैं। समझ में आया कंसेप्ट आपको? Yes, sir. यस। तो शॉर्ट में आज मैं रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू हम लोग कैसे रेनबो देख पाते हैं, उसमें कौन सा कंसेप्ट था। सबसे पहला तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एयर से ड्रॉपलेट के अंदर गई उस समय रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद एक क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल हो जाता है तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करना बंद कर देती है, रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। बट ये कब होता है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है उस कंडीशन। तो ऐसा हो रहा था जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट ट्रैवल कर रही थी, और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और हमको रेनबो देखने को मिल गई। ये हुआ फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने आज पढ़ा है। उसके बाद मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हमारे रियल लाइफ में हम लोग क्या क्या यूज देख पाते हैं, और रियल लाइफ में हम उसको कहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा स्टार्स का, क्योंकि स्टार्स हमारे अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पे है, काफ़ी लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से लाइट हमारे अर्थ के ऊपर आते समय उसको काफ़ी टाइम लगता है, और वहाँ पे लाइट जब हमारे अर्थ की तरफ आ रही है तो उसको आते समय उसको हमारे एटमॉस्फेयर को पार करके आना है, जो कि रेयरर से थोड़ा डेंसर होते जाता है जैसे जैसे आप हमारे अर्थ की तरफ आओगे वैसे वैसे, और उसके कारण बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल होते होते हमारे अर्थ तक लाइट पहुंच जाती है, और उसके कारण हमें स्टार्स उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर नजर आता है, और उसके अलावा उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत हल्की सी चेंज होती है, जिसके कारण आप उसको ट्विंकलिंग के फॉर्म में देखते हो, जबकि उसकी एक्चुअल लोकेशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। उसके बाद हमने समझा कि सनराइज और सनसेट से पहले और उसके बाद में भी हम 2 मिनट तक सन को देख पाते हैं, क्योंकि उसके पास से आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होके हमारे अर्थ तक रीच कर जाती है, वो हॉरिजॉन के ऊपर आने से पहले ही और हॉरिजॉन के नीचे जाने के बाद भी, और उसके कारण हम उसको देख पाते हैं। तो ये सब हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अभी एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो लेसन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया सभी को?